जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो ले आया हूं जिसमें आप बात करेंगे हमसे, या हम आपको बताने वाले हैं कुंडली में तमाम जो योग होते हैं, ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों योगों की हम बात करेंगे। तो पराशर ऋषि ने जो शुभ और अशुभ योगों की वर्णन किया है, जो उनकी चर्चा की है, आज हम उनको वन बाय वन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि क्या अच्छे योग हैं और क्या निगेटिव योग हैं। अच्छे योग हैं तो इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, निगेटिव योग हैं तो इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये जो तमाम योग हैं इनको केवल पराशर ऋषि ने ही नहीं लिखे हैं, वराहमिहिर ने भी लिखे हैं। अन्य जो ज्योतिष के विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट मेरे वीडियो आते ही आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव आ जाएं। लाइव आकर के अपना फ्री में क्वेश्चन पूछ सकें, कुंडली से जुड़ा हुआ, वास्तु से जुड़ा हुआ, या फिर जब मेरा कोई वीडियो आता है तो आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। आप देख सकते हैं, कुछ आपका लाभ हो सकता है, ठीक। अच्छा, आज के वीडियो में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ज्योतिष के थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं या उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों को तमाम योगों की जानकारी है, शुभ योग या दुर्योग, वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष के नए हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो सर्वथा उपयुक्त होगा। ओके, तो ज्योतिष में आपने सुना होगा पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी। इंसान की जो लगन होती है वो इंसान स्वयं होता है। यदि आपकी लगन में शुभ ग्रह बैठे हैं या लगन में शुभ ग्रह नहीं भी बैठे हैं, लेकिन लग्न से 12वें भाव में और लग्न से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये एक शुभ योग होता है, ठीक है, क्योंकि आपका लग्न शुभ कर्तरी में हो जाता है। केवल लग्न ही नहीं, अपितु किसी भी भाव के 12वें भाव में और दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो वो भाव बली हो जाता है, उस भाव का फल कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाव शुभ कर्तरी में आ जाता है। ऐसे ही अगर लग्न में कोई पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, नीच ग्रह हो, या लग्न से 12वें में या दूसरे में क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, नीच ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, तो वो भी निगेटिव है। अब आपका भाव पाप कर्तरी में आ चुका है, ठीक। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। सेम वे, अगर आपके लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों या कारक ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह और कारक ग्रह में फ़र्क है। शुभ ग्रह केवल 4 हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और पक्ष बली चंद्रमा, ये होते हैं 4 शुभ ग्रह। जबकि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे होते हैं क्रूर ग्रह या पाप ग्रह। अब हो सकता है कि किसी लगन के लिए, किसी राशि के लिए आपका शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु कारक ग्रह हो, ठीक। तो यदि कारक ग्रह होकर के सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये शुभ हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। कुंडली के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा। ऐसे ही यदि आपकी लग्न वर्गोत्तम है, अर्थात लग्न में भी वही राशि है पहले घर में और 9 मास में भी पहले घर में वही राशि है, तो हो गई आपकी लग्न वर्गोत्तम। या जो आपकी चंद्र राशि है, लग्न में भी वही है, 9 मास में भी वही है, तो आपकी राशि वर्गोत्तम हो गई। तो दोनों ही कंडीशन में जातक के लिए ये एक बहुत अच्छी शुभ स्थिति पैदा कर देता है। जिस जातक की कुंडली मजबूत होगी, अच्छी होगी, उस जातक के जीवन में संघर्ष कम होंगे, सफलता कम मेहनत से मिलेगी, ठीक। माता पिता का सुख, धन का सुख, वाहन का सुख, ये सारे जो सुख होते हैं बेहतर मिलते हैं, कम मेहनत से मिलते हैं और आसानी से इंसान को अपने जीवन की तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो ये कुछ सामान्य से योग हैं जिनको आप बिना किसी नाम के भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गज केसरी नाम के राजयोग की। तो सामान्यतः
ऐसा हम देखते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, अर्थात चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठे हों, या चंद्रमा से बृहस्पति चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दसम में हो, अर्थात जब चंद्रमा और बृहस्पति में केंद्र का संबंध हो, तब बनता है गज केसरी राजयोग। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी गज केसरी राजयोग बनता है। यदि चंद्रमा से केंद्र में बुध अथवा शुक्र आ जाएं, तब भी यह गज केसरी राजयोग बन जाता है। या चंद्रमा से सप्तम दृष्टि किसकी पड़ती है, या चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जा रही हो और वहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हो, ठीक, पुनः यह केंद्र में आ जाएगा। सप्तम में आने का मतलब केंद्र में आ जाना। वहाँ पर कोई बुध शुक्र अथवा बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो भी यह गज केसरी राजयोग का निर्माण कर देता है। और अगर चंद्रमा से केंद्र में, अर्थात चौथे में, दसवें में, सातवें में, या चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध बैठे हों, या शुक्र या बुध या अकेला इन दोनों में से कोई बैठा हो, तो भी यह गज केसरी का ही निर्माण करता है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, गज केसरी राजयोग क्षीण कब हो जाता है, फेल कब हो जाता है, जब जो युति हुई है चंद्रमा के साथ शुक्र, बुध या गुरु या स्वयं चंद्रमा, अगर ये नीच के हों या अस्त हों, तो यह राजयोग फेल हो जाता है। और इस युति में आने वाले ग्रह शत्रु की राशि में भी ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब किसी जातक की कुंडली में गज केसरी राजयोग बन जाता है, तो यह जातक के लिए काफ़ी सुख, सौभाग्य, धन, वैभव, संपदा, जातक को निर्भीक बनाता है। जातक जहाँ भी अपने काम करता है जीवन में, वहाँ पर वो फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है, ना कि डर करके, दब करके किसी के नीचे रहता है। जातक अपने जीवन में हाथी के जैसे मस्त होकर के सारे काम करता है और आगे बढ़ता है। और परमात्मा, प्रकृति, दैव कृपा भी जातक को सपोर्ट करती हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और आगे बढ़ने में। अब बात करेंगे अम्ला नामक के राजयोग की। ये कौन सा राजयोग होता है, जब लग्न से अथवा चंद्रमा से दसम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और मजबूत स्थिति में बैठा हो। मजबूत स्थिति का मतलब क्या हुआ, शत्रु राशि में ना हो, नीच का ना हो और अस्त ना हो। ठीक है, ऐसा भी कोई ग्रह अगर दसम भाव में बैठा है, तो दसम भाव से हम देखते हैं जातक का नाम, यश, कीर्ति। तो ऐसे जातक की कीर्ति चांद सितारे धरती पर जब तक होते हैं तब तक कीर्ति रहती है। ठीक है, अर्थात ऐसे जातक की कीर्ति बहुत फैलती है, नाम, यश, प्रसिद्धि जातक खूब पाता है। और ऐसा जातक जो है राजाओं से सम्मान पाता है, उनमें भरपूर भोग विलास बना रहता है। जातक दानी भी होता है और जातक परोपकारी भी होता है, परमात्मा होता है, गुणी होता है, और गुणवान होने के साथ साथ अपने भाई बंधुओं में भी लोकप्रिय होता है, उनकी सहायता करने वाला होता है। नेक्स्ट है पर्वत नाम का योग। पर्वत नाम का योग दो तरह से बनता है। पहली कंडीशन है जब सभी शुभ ग्रह कुंडली में केंद्र में विराजमान हो, छठवां या आठवां भाव खाली हो, और अगर छठे आठवें भाव में ग्रह हो भी तो शुभ ग्रह होने चाहिए। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह छठे आठवें भाव में ना हो, तब बनता है पर्वत नाम का योग। और दूसरी कंडीशन है जब लग्नेश और द्वादशेष परस्पर केंद्र में बैठे हों और इन पर मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी पर्वत नाम का योग बनता है। क्योंकि पर्वत अस्थायी होता है, स्थिर होता है, मजबूत होता है, तो ऐसा जातक स्थिर बुद्धि और स्थिर चरित्र वाला, स्थिर विचार और बुद्धि वाला होता है। जातक एक बार जो तय कर लेता है उस काम को पूरा करके ही छोड़ता है, भले ही वो पर्वत को तोड़ना हो, पर्वत को हिलाना ही क्यों ना हो। असंभव को भी संभव करके ही जातक छोड़ता है, जब तक कि वो उस काम को कर न ले। प्लस ऐसे लोग अपने जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव के नेता होते हैं, नायक होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि ये स्वयं ही बहुत मजबूत होते हैं। ये जातक वाक्पटु होते हैं, ये जातक धनवान भी होते हैं, दानवान भी होते हैं, गुणवान भी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और ये जातक मजाकिया भी होते हैं, अर्थात इन्हें आमोद प्रमोद, हंसी मनोरंजन में भी इंटरेस्ट रहता है। तो ये है पर्वत नाम का योग। और अगला योग है काहल नाम का योग। जब आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति से केंद्र में होता है, ठीक, फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखिए बृहस्पति से 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, प्लस लग्नेश बली हो, तो काहल नाम का योग बन जाता है। और दूसरा बनने का इसका कंडीशन है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी स्वराशि में या उच्च राशि में विराजमान हो
और दसम भाव का स्वामी वो चतुर्थ भाव के स्वामी को देख रहा हो, तब भी काहल योग बन जाता है। इस योग का जो जातक होता है वो जातक तेजस्वी, ओजस्वी, बुद्धिमान, नीतिवान, गुणवान, साहसी, यहाँ पर जातक धूर्त और चालाक होता है, परंतु उसके पास एक सेना के संभालने का बल होगा। जहाँ वहाँ रहता है वहाँ का और कुछ आसपास के गांव का वो नेता भी बनता है। अगला योग है चामर योग। चामर योग में क्या होता है, जब आपका लग्नेश उच्च हो और केंद्र में विराजमान हो तथा उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। पहली तो इस तरह से बनने की स्थिति बनती है। दूसरी क्या स्थिति है, जब से बन जा जैसे जिसकी वजह से आपकी कुंडली में चामर नाम का योग बन सकता है, तो ऐसी है कि जब पहले 7वें 9वें भाव में 2 शुभ ग्रह विराजमान हों और अन्य शुभ ग्रह भी इन्हीं भावों में विराजमान हों, तो भी चामर नाम का योग बन जाता है। और चामर योग का जो मनुष्य होता है वो राजपूज्य होता है, अर्थात राजा महाराजा, अर्थात आज के टाइम में नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब इनकी इज्जत करते हैं। जातक राजा बन सकता है या राजपूज्य हो सकता है, अर्थात आप नेता, मंत्री, विधायक बन सकते हैं या इनके द्वारा सम्मान पाएंगे। विद्वान, वाक कुशल, अर्थात कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है और क्या बोलना है, जातक इस मामले में एक्सपर्ट होता है। पंडित, अर्थात ज्ञान का भंडार। कला प्रेमी, अर्थात आर्ट एंड म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब चीज़ जो कलाएं हैं इनका भी शौकीन होता है। चिरजीवी होता है, अर्थात जातक की आयु लंबी होती है, जातक के जाने के बाद भी उसका नाम, यश और कीर्ति फैली रहती है। अगला जो योग है वो है मालिका योग, अर्थात माला का बनना, अर्थात माला का निर्माण। माला क्या होती है, माला जो आप गले में पहनते हैं। ये कैसे बनता है भाई, जब आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लग्न से लेकर के सप्तम भाव के बीच में सारे 7 ग्रह आ जाएं, ठीक, राहु केतु छोड़ दो, राहु केतु आए ना आए उनको आप भूल जाओ, तो राहु केतु के अलावा बाकी 7 ग्रह यदि आपके लग्न से लेकर के 7वें भाव तक 7 विराजमान हो जाए तो समझ लीजिए मालिका योग बन गया। ऐसे ही जब सेकंड हाउस से लेकर के 8वें भाव तक में 7 ग्रह विराजमान हो जाए, ठीक, तो ये भी मालिका योग बनता है। इसको धन मालिका बोलते हैं क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन का होता है। और यही अगर थर्ड हाउस से लेकर के 9th हाउस तक बन जाए तो इसको विक्रम मालिका बोलते हैं। विक्रम अर्थात पराक्रम, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। और अगर चतुर्थ भाव से लेकर के 10वें भाव के बीच में 7 ग्रह आ जाएं तो ये बन जाता है सुख मालिका। चतुर्थ हाउस से जब आ जाए तो ये बन जाता है बंधु माला। और पंचम हाउस से लेकर के 11वें भाव तक अगर आपके कुंडली में सारे 7 ग्रह आ जाएं तो ये बन जाता है मंत्री माला। अगर छठे भाव से लेकर के 12वें भाव तक के लिए 7 ग्रह आ जाएं तो भी ये मालिका का निर्माण करता है। मालिका को बोलते हैं इंद्रमाला। और अगर सप्तम भाव से लेके आपके लग्न तक में सारे 7 ग्रह आ जाएं तो ऐसी मालिका को बोलते हैं काम मालिका। और अगर अष्टम भाव से द्वितीय भाव के बीच में सारे 7 ग्रह आ जाएं तो ऐसी मालिका को बोलते हैं निधन मालिका। और 9वें भाव से लेकर के थर्ड हाउस के बीच में सारे ग्रह आ जाएं 7, तो ऐसी मालिका को बोलते हैं भाग्य माला। 10th से चालू हो तो कीर्ति माला और 11 भाव से चालू हो तो विजय माला, अर्थात जहाँ पर आप जाएंगे आपकी विजय होगी। और अगर 12th हाउस से लेकर के 6th हाउस तक आपकी सप्तम 7 के 7 ग्रहों की प्लेसमेंट हो रही है तो इसको बोलते हैं पतन माला, क्योंकि 12th हाउस आपका व्यय है। लेकिन इस मालिका का निर्माण तभी आपको मानना है जब इन 7 के 7 ग्रहों में कोई ग्रह नीच ना हो, कोई ग्रह अस्त ना हो। और छठे, 8वें, 12वें भाव से जो मालाएं शुरू हो रही हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो समस्त जो मालिकाएं हैं ये सकारात्मक होती हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव से शुरू होने वाली जो मालिका है ये नकारात्मक होती है। और माला योग जो है जो आपकी लग्न से बनता है, अगर ऐसा बन रहा है तो जातक राजा या अनेक वाहनों का स्वामी बन जाता है। धन माला में अर्थात सेकंड हाउस से बनती है तो जातक धनी हो जाता है। थर्ड हाउस से बनती है तो जातक पराक्रमी, मेहनती, बहादुर, योद्धा, निडर, साहसी, हिम्मत वाला होता है। धन माला में जातक पितृभक्त भी होता है और सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। और चतुर्थ हाउस से बनने वाली जो बंधु माला है या सुख माला है, यहाँ से जातक अपने जीवन में सुखी होता है, तमाम देशों की यात्राएं करने वाला होता है,
ट्रेवल एंड टूरिज्म का उसको शौक होता है, दानी होता है। और जो मंत्री माला है अर्थात 5वां हाउस से जो 5th हाउस से बनने वाली माला है, उसका जो जातक होता है, जातक राजा बनता है, यज्ञ करने वाला होता है, कीर्तिमान होता है, जातक की नाम यश कीर्ति फैलती है। और जो 6ठे भाव से बनने वाली इंद्रमाला है, यहाँ पर जातक के जीवन में कभी बहुत धन होता है, कभी बहुत गरीबी भी आ जाती है। तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, प्लस एंड माइनस जीवन में होता रहता है। तो यदि आपकी कुंडली में 6ठे भाव से इंद्रमाला बन रही है तो इंद्र के जैसे कभी आपको खूब बारिश करनी पड़ेगी, कभी आपको सूखा झेलना पड़ेगा, कभी आपके पास ढेर सारा धन होगा, कभी आप खाली होकर ठन गोपाल भी हो सकते हैं। और जो 7म भाव से बनने वाली काम माला है, काम अर्थात भोग विलास, तो जातक भोगी विलासी महाभोगी होता है। जातक को स्त्रियों में अपोजिट सेक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, रुचि लेता है और इनमें भी वो खूब लाभ लेता है। सुंदर होता है जातक, धनी होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, राजा का भी प्रिय होता है। 9 भाव से बनने वाली जो शुभ माला है, शुभ माला में जातक यज्ञ करने वाला होता है, गुणों की खान होता है, ढेर सारे गुण क्वालिटीज इसके अंदर होते हैं। और जातक अपने जीवन में तमाम कार्यों को करने के लिए समर्थ रहता है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपकी कर्म माला बनती है, 10म भाव से बनती है, तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में कुशल होता है, अपने कैरियर में अच्छा नाम कमाता है और अपना नाम यश कीर्ति बढ़ाते जाता है। उसको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है अपने कैरियर में। जातक सज्जन होता है, लाभ माला है या विजय माला है, उसमें जो जातक होता है वो सब कार्यों में दक्ष होता है। जातक श्रेष्ठ होता है, समाज में अच्छा कार्य करने वाला होता है, जातक के अंदर श्रेष्ठता पाई जाती है जन्मजात, और श्रेष्ठ स्त्री का पति बनता है। अर्थात जातक की जो वाइफ होती है वो बेहद ही गुणवान, शानदार, सुंदर, ऐसा आप कह सकते हैं, श्रेष्ठ महिला होती है जातक की पत्नी, जिसका वो वर्ण करता है। और जो पतन माला है 12th हाउस से बनने वाली, ऐसा जातक हमेशा खर्च करता है, जहाँ भी जाता है खर्च करता है, लेकिन लोगों से सम्मान ये भाई साहब भी पाते हैं। अब बात करेंगे शंख योग की। 5वें और 6वें भाव के स्वामी परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बलवान हो तो बन जाता है शंख योग। दूसरी फॉर्मिंग कब होती है? 1st हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड चर राशियों में बैठा हो और आपके भाग्य भाव का स्वामी नवमेश बलवान बैठा हो तो भी बन जाता है शंख नाम का योग। और शंख नाम के योग में जो जातक होते हैं, ऐसा जातक धन युक्त होता है, पुत्र और स्त्री युक्त होता है, दयालु होता है, पुण्यवान होता है, पुण्य कमाने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, लंबे समय तक जीता है, भोगी विलासी भी होता है। ठीक है, अर्थात उसके पास धन संपदा प्रचुर मात्रा में बनी रहती है। अगला है भेरी नाम का योग। ये कैसे बनता है? 10वें बलवान होना चाहिए, अन्य श्रेष्ठ ग्रह लग्न में, द्वितीय भाव में, सप्तम में या 12th हाउस में विराजमान होने चाहिए, तब बन जाता है भेरी नाम का योग। अथवा आपका भाग्येश बली हो, अर्थात 9वें भाव का जो स्वामी नवमेश होता है वो बलवान हो, लग्नेश तथा शुक्र दोनों ही बृहस्पति से केंद्र में हो तो ये बन जाता है भेरी नाम का योग। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका नवमेश बलवान है या 10वें बलवान है, 1, 2, 7, 12 में सभी ग्रह विराजमान है, या लग्नेश और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इसमें क्या क्या जातक को मिलता है, आइए उसकी बात करते हैं। योग तो बन गया, अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया बताओ इससे हमें लाभ क्या क्या है, तो आइए लाभ की बात कर लेते हैं। तो ये जो जातक होता है दीर्घायु होता है, निरोग होता है, निडर होता है, निर्भय, ठीक, कई स्त्रियों वाला होता है, राजा के समतुल्य या राजा बन जाता है, धन संपत्ति से युक्त होता है, जातक नाम यश प्रसिद्धि वाला होता है, ठीक, और सुखी होता है, बहादुर होता है, अच्छे विचारों वाला होता है और निपुण होता है किसी कार्य को करने में, और कुलीन होता है अर्थात अच्छे कुल खानदान का होता है। अब हम अगले योग की बात करेंगे जो कि है मृदंग। जो भी आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का बैठा है उसका नवांश का स्वामी अर्थात उसका नवांशेष यदि आपकी कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है, बलवान होकर के बैठा है उच्च राशि पर या स्वराशि पर, ठीक। और इस सूत्र को दोबारा समझिए। आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा है तो नवांश में जिस ग्रह की राशि पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं वो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में
स्वराशि पर या अपनी उच्च राशि पर विराजमान होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे में आपको डबल इंजन की सरकार मिल जाती है और ऐसा जातक रूप, गुण और प्रवृत्ति में राजा से कम नहीं होता। अगले योग की बात करेंगे, श्रीनाथ नाम का राजयोग। इसमें क्या होता है, इसमें जब आपके सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाए और नवम भाव दसम भाव का जो स्वामी है वो आपस में युति करके बैठे हों, मीन्स सेवेंथ लॉर्ड इज सिटिंग इन 10th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउस आर कंजंक्ट विद ईच अदर, प्लस आपके दसम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी उच्च का हो, ठीक, तो बन जाता है श्रीनाथ योग। ऐसा जातक किसी भी मामले में, सुख सुविधा में, धन वैभव इंद्र से कम नहीं होता। ठीक है, आप जातक को धरती का इंद्र कह सकते हैं। अब इंद्र के पास क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, एरावत, आप खुद देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, कहीं पर गूगल पर सर्च कर लीजिए, देखिए इंद्र के पास क्या क्या है। वो सुविधाएं आपके पास भी आज नहीं तो कल आ जाएंगी, बस थोड़ा थोड़ा कर्म करते रहिए, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, ठीक है, धरती जो है वीरों के भोग के लिए बनी है, कायरों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। अर्थात ये जो धरती है वीरों के लिए है। हे अर्जुन, तुम उठो और अपने इन लोगों से, सगे संबंधियों से युद्ध करो। क्यों युद्ध करो कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम जीत गए तो धरती का जो सुख है, जो राजा का सुख है, राज्य का सुख है, वो तुम भोगोगे। इसलिए धरती वीरों के लिए है, आपको कर्म करने की आवश्यकता है। इंद्र का सिंहासन आपके लिए धरती पर ही आ जाएगा यदि आपकी कुंडली में श्रीनाथ योग है तो। ऑन दी अदर हैंड, यदि आपका नवम भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी एक साथ बैठा है, ये अपने आप में ही एक राजयोग है और इनमें से कोई उच्च का है, स्वराशि का है, तो ये राजयोग का प्लस का पावर और बढ़ा देता है। अगला है शारदा नाम का योग। शारदा योग में क्या होता है, जब आपके दसम भाव का स्वामी पंचम में विराजमान हो, बुध केंद्र में किसी भी एक केंद्र में विराजमान हो और सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान हो, तो ये बन जाता है शारदा नाम का राजयोग। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन भी है जिससे शारदा नाम का राजयोग बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। चंद्रमा से त्रिकोण में बृहस्पति हो या कोई भी अन्य शुभ ग्रह बैठा हो, त्रिकोण में मंगल एकादश में बैठा हो तथा बुध से एकादश में गुरु हो। ठीक है, मंगल एकादश में बैठा हो और बुध से एकादश में गुरुदेव बृहस्पति होने चाहिए, और चंद्रमा से त्रिकोण में बृहस्पति हो या कोई अन्य शुभ ग्रह बैठा हो तो भी शारदा नाम का योग बन जाता है। और इस योग के बनने से धनी हो जाता है, स्त्री और पुत्र से युक्त हो जाता है, सुंदर होता है, विद्वान होता है, गुणी होता है, गुरु और ब्राह्मणों का भक्त होता है, तपस्वी होता है, धार्मिक होता है। अगला है मत्स्य योग। लग्न में और भाग्य भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों बैठे हों, अन्य शेष ग्रह चतुर्थ और अष्टम भाव में बैठे हों, और चतुर्थ और अष्टम में जो बैठे हैं ये सारे पाप ग्रह होने चाहिए, या शेष पाप ग्रह चतुर्थ और अष्टम में बैठे हों, तो यह बन जाता है मत्स्य नाम का योग। और मत्स्य योग में जो जन्मा व्यक्ति होता है वो दयालु होता है, ज्योतिषी भी होता है, अर्थात ऐसे जातकों में ज्योतिष जन्मजात पाया जाता है। इनकी जो इंट्यूशन पावर है अच्छी होती है, बुद्धिमान होता है, बलवान होता है, रूपवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ठीक है, तो मत्स्य योग भी एक अच्छा योग है, भले ही आपके चतुर्थ और अष्टम में पाप ग्रह बैठे हैं। क्या हुआ, अगला है कूर्म योग। जब जातक की कुंडली में पंचवें, छठवें, सतवें भाव में शुभ ग्रह विराजमान हों और लग्न में तृतीय भाव में और लाभ भाव में पाप ग्रह विराजित हों, और ये जो ग्रह विराजमान है पाप ग्रह लग्न में, तृतीय में या लाभ भाव में, ये स्वराशि पे हों, मित्र राशि पे हों, उच्च राशि में हों, मूल त्रिकोण राशि पे हों या नवमांश में अपने मित्र राशि पर हों, तो बन जाता है कूर्म योग। और ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है, कीर्तिमान होता है, राज्य को भोगने वाला होता है, धार्मिक होता है, सतोगुणी प्रवृत्ति का होता है, धैर्यवान होता है, सुखी होता है,
परोपकारी होता है और नेता बनता है, लोगों का बड़ा नेता बनता है। अगला है खड्ग योग। जब नवम भाव का स्वामी धन भाव में हो, धन भाव का स्वामी नवम भाव में हो, पहली शर्त। और इसी में दूसरी जो शर्त है, लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान हो तो बन जाता है खड्ग योग। वेदों को जानने वाला होता है, वेदों को पढ़ने वाला होता है, धर्मात्मा होता है, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, विद्वान, बुद्धिमान, प्रतापी, बलवान होते हैं, सुख से रहने वाले सुखी लोग होते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, अपने मेहनत से, अपनी खुद की कमाई से ये बड़ा मुकाम बनाने वाले होते हैं। एक लोग अच्छे होते हैं और दूसरों के एहसान को मानने वाले होते हैं। अगला है लक्ष्मी योग। ठीक, लक्ष्मी जी की कमी हर किसी को रहती है, चाहे अंबानी, अडानी या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लक्ष्मी जी की कमी सभी को महसूस रहती है। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई हमारे पास बहुत लक्ष्मी जी आ गई हैं, अब बस करो। ठीक, तो लक्ष्मी योग कब बनता है? जब आपके भाग्य भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में होता है और लग्नेश उच्च का होता है। तो यदि आपका भाग्य भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में है और लग्नेश बलवान है तो बनता है लक्ष्मी योग। या आपके भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में अथवा त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि पे है और लग्नेश परम उच्च पे है तो ही बन जाता है विशेष लक्ष्मी योग। और जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है, लक्ष्मी योग में जो जातक होता है सुंदर होता है, गुणी होता है, राजा के जैसे जीवन जीता है, कई पुत्र होते हैं उसके, ढेर सारे पैसों धन वाला होता है, यशस्वी होता है, धार्मिक होता है, नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, संपत्ति, संपदा, समस्त सुख जीवन में जातक पाता है। अगले योग को हम बोलेंगे कुसुम योग। ये कैसे बनता है? लग्न में स्थिर राशियां हो, अर्थात 2, 5, 8, 11 ये है अचर राशियां, ये लग्न में हो आपके, और त्रिकोण में पाप ग्रह हो, साथ में चंद्रमा भी उनके साथ हो, केंद्र में शुक्र हो, सम स्थान में शनि या कोई पाप ग्रह होना चाहिए। ठीक, ये इसकी स्पेशल कंडीशन है, तब बन जाता है कुसुम नाम का योग। और इस योग के बनते ही जो जातक होता है मनुष्य दानी होता है, पराक्रमी होता है, राजाओं का वंदनीय होता है, राजा इसकी वंदना करते हैं, भोगी होता है, भोग विलास का सुख मिलता है, विद्वान होता है, सुखी होता है और नाम यश कीर्ति ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। अगला योग है पारिजात योग। जैसा कि नाम से ही ये विशेष योग है, तो पारिजात योग कैसे बनता है? लग्न में लिखी हुई राशि का स्वामी और आपकी लग्न का स्वामी, अर्थात मान लीजिए आपकी कर्क लगन है, ठीक है, तो कर्क लगन का स्वामी हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा अगर कर्क में नहीं बैठा है, किसी अन्य राशि में बैठा है, मान लीजिए सिंह राशि में बैठे हैं चंद्रदेव, तो सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य देवता। ये दोनों ही केंद्र अथवा त्रिकोण में विराजमान हो। अथवा पारिजात योग की अगर बात करेंगे तो लग्नेश जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी का नवांशेष आपकी लग्न कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, या लग्नेश जिस राशि में बैठा है, ठीक है, उसका स्वामी और लग्नेश स्वयं, इनके जो नवांशेष हैं ये केंद्र अथवा त्रिकोण में उच्च होकर बैठे हों तो ये बन जाता है पारिजात योग। इसको ही कल्पद्रुम योग भी कहते हैं। और ये जो जातक होते हैं ये अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं मध्यायु के बाद, प्रौढ़ अवस्था के बाद राजा के जैसा सुख पाते हैं, राजा के जैसा जीवन जीते हैं। ऐसा मनुष्य आक्रामक स्वभाव का होता है, राजपूज होता है, राजा, मंत्री, सेनापति इनकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, दयालु होता है, धर्म कर्म जानने वाला होता है, करने वाला होता है, वाहन घोड़ा गाड़ी से युक्त होता है, सुखी होता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में कल्पद्रुम या पारिजात योग है तो प्रसन्न हो जाइए। अगला योग है कला निधि योग, अर्थात ये जातक कला प्रेमी होते हैं, ये जातक सिंगर, डांसर, पेंटर, आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो ये कब बनता है भाई? जब आपके सेकंड हाउस में या फिफ्थ हाउस में बृहस्पति विराजमान हों, ठीक, और उनको बुध और शुक्र देख रहे हों। या बुध शुक्र इनके साथ बैठे हों तो बन जाता है कला निधि योग। दूसरी कंडीशन भी है,
कब बनता है कलानिधि योग? जब बृहस्पति बैठे हों 2, 3, 6, 7 नंबर की राशि में, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि में बृहस्पति बैठे हों और इनके साथ ही बैठे हों बुध और शुक्र, या इनको देख रहे हों बुध और शुक्र, तो ही बन जाता है कलानिधि योग। और ऐसा जातक गुणी, निरोगी, भोगी, सुखी, धनी, राजमान्य, बलवान और विद्यावान और गीत संगीत कला का प्रेमी होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसको बोलते हैं अंशावतार योग। ये कैसे बनता है भाई, ये समझ लीजिए। यदि आपकी चर लगन है, अर्थात आपका जन्म 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर की लग्न में हुआ है, मेष, कर्क, तुला और मकर, ठीक, इस लगन में यदि किसी जातक का जन्म हुआ हो, बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो और शनि उच्च के होकर केंद्र में विराजमान हो, तो ऐसा जातक अंशावतार योग वाला माना जाता है। ये लोग युग प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक, बड़े बड़े आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, समाज को ये एक नई दिशा दिखाने वाले लोग होते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं भगवान राम के जैसे, भगवान कृष्ण के जैसे, स्वामी विवेकानंद के जैसे, रामकृष्ण परमहंस के जैसे, सुभाष चंद्र बोस के जैसे, मंगल पांडे के जैसे। ऐसे लोगों को आप अंशावतार एक तरह से कह सकते हैं, जो नए ज़माने की परिभाषा करते हैं, नए ज़माने की नई परिपाटी लिखते हैं और समाज को, देश को, दुनिया को एक नया रास्ता दिखाते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं, ठीक, इनको जितेंद्रिय बोला जाता है। शास्त्रकार होते हैं, विशिष्ट कला के ये कलाकार होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, इनकी कीर्ति, नाम, यश खूब फैलती है, दूर तक फैलती है। और कला के प्रेमी होने के साथ साथ ये लक्ष्मीवान होते हैं, ढेर सारा धन इनके पास होता है। अगला है हरिहर ब्रह्म योग, ठीक है। हरिहर ब्रह्म योग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो यदि आपकी कुंडली में, ठीक है, अपने कुंडली को अपने सामने रखिए, तभी आप इन योगों को मैच कर पाएंगे कि आपके पास है या नहीं है। आपके द्वितीय से, अर्थात सेकंड हाउस का जो स्वामी है, वहाँ से एक घर पहले, एक घर बाद में, दूसरे में या 12वें घर में या 8वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह है तो ये हरि योग है। सप्तमेश से चतुर्थ में, नवम में, अष्टम में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये हर योग होता है। और अगर लग्नेश से चतुर्थ में, दशम में या 11वें भाव में शुक्र, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों तो ये ब्रह्म योग होता है। और हरि योग, हर योग या ब्रह्म योग, इन तीनों योगों में जन्मा जातक जो होता है सुखी होता है, सुखों से पूर्ण होता है इनका जीवन, विद्वान होता है, धनवान होता है, पुत्र का सुख मिलता है, वेदांत, वेदों का जानकार होता है, उपकार करने वाला होता है, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता होता है। और अगला योग है अधियोग। तो जानते हैं अधियोग क्या होता है, कैसे होता है। चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उन पर पाप दृष्टि ना पड़ रही हो, अर्थात किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ये चंद्राधि योग कहा जाता है। और अगर लग्न से 6ठे, 7वें, 8वें में शुभ ग्रह बैठे हैं, उन पर पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये लग्नाधि योग कहा जाता है। लग्नाधि योग में खास करके चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, ये एक स्पेशल कंडीशन है। और जो लग्नाधि योग वाले जातक होते हैं वे शास्त्रकार होते हैं, विद्वान होते हैं, धन, विद्या, गुण, यश, इनमें ये बहुत फ्रंट होते हैं, मतलब फ्रंट पे होते हैं। इनके पास धन, बुद्धि, विद्या, यश खूब सारा मिलता है, होता है। सेनापति के जैसे ये किसी बड़े पोस्ट पर होते हैं, अपने जीवन में जाते हैं। और जो चंद्राधि योग होता है, इस वाले को जातक को आप देखेंगे तो राजा, मंत्री या सेनापति होता है। साथ ही सुख संपत्ति भी इनके जीवन में खूब होती है। सुख संपत्ति ऐसे जातकों के जीवन में खूब होती है। तो ये थे कुछ विशेष योग जो आपको अपनी कुंडली में देख रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में इनमें से 1-2 योग भी मिल जाते हैं तो आपके जीवन का जो है, आपका धरती पर जीना, जीवन का प्राप्त करना
सफल हो सकता है। आपके जीवन के जो अभाव हैं वो दूर हो सकते हैं। बस सही कर्म करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो किसी योग ज्योतिषी से, दैवज्ञ से अपनी कुंडली को दिखा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा, उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्य में व्यस्त रहें, और अपना प्यार, अपना लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारे साथ बनाए रखें, और ज्ञान की बातें ऐसे ही कुछ सीखते रहें और कुछ जानते रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय श्री राम।